अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम इस चैप्टर नंबर 13 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस में हमें वो क्या पूछ रहा है। सबसे पहला आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है 13.1 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर। हमारे पास एक कॉपर वायर है, सपोज कर लेते हैं कि ये आपके पास एक कॉपर वायर है और इस कॉपर वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई कर दिया है। ओके जी, कॉपर वायर है तो यकीनन इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज कैरियर्स हैं। जब आप बैटरी कनेक्ट करेंगे तो बैटरी के कनेक्ट करने से ये चार्जेस क्या करना शुरू हो जाएंगे, मूव करना शुरू हो जाएंगे। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे और इस कॉपर वायर में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है I ओवर NEA। ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है I ओवर NEA। या फिर आप अगर ओम्स लॉ के मुताबिक I की वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो I इज इक्वल टू V ओवर R। I किसके बराबर होता है? V ओवर R। तो यही जो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन बनेगा ये आपके पास बन जाएगा V ओवर NEA इंटू R। अब ये जो V है ये V पोटेंशियल है और ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपने इफेक्ट बताना है। कब कब बताना है? पहला है इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। पहला है आपके पास इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए बच्चों, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ओवर NEA इंटू R। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो यकीनन फिर क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। पहला इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें वो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ वायर। हम लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? डिक्रीजिंग लेंथ एंड टेम्परेचर। हम ये दो फैक्टर्स जो हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं। लेंथ को भी डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को भी डिक्रीज कर रहे हैं। और हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेंथ के बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस बढ़ती है, टेम्परेचर के बढ़ाने से भी रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो अगर रेजिस्टेंस लेंथ और टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम क्या कर रहे हैं? लेंथ को कम कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। लेंथ और टेम्परेचर को कम करने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। बच्चों अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन को देखें। ये है आपके पास V ओवर NEA इंटू R। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ को और टेम्परेचर को कम करने से रेजिस्टेंस कम होगी और रेजिस्टेंस के कम होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो दोनों केसेस के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इन बोथ केसेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज। तो ये था बच्चों आपके पास 13.1 पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, नोट करने की जरूरत तो नहीं है। चले आगे चलते हैं, अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है 13.2 डू बेंड इन वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक्सप्लेन। देखें आपके पास ये कोई वायर है, ठीक है, ये हमारे पास एक वायर है। हम इस वायर के अंदर बेंड प्रोड्यूस कर देते हैं। वायर में क्या कर देते हैं? बेंड प्रोड्यूस कर देते हैं। इस वायर को हमने कुछ यूं कर दिया है, यूं हमने इसके अंदर बेंड्स प्रोड्यूस कर दिए हैं, थोड़ा सा इसको मरोड़ दिया है
तो आपने बताना ये है कि क्या बेंड करने से इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर कोई फर्क पड़ेगा। देखें, हमने रेजिस्टेंस का जो रिलेशन पढ़ा है R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। क्या लेंथ, इसको बेंड करने से लेंथ पर कोई चेंज आया? क्यों भाई, कोई चेंज नहीं आया, लेंथ इसकी कांस्टेंट रहेगी, लेंथ में कोई चेंज नहीं आया। क्या इस वायर में कोई, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंज आएगा कि वायर को आपने बेंड कर दिया तो वायर या मोटी हो गई या पतली हो गई? ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी उसका कांस्टेंट रहेगा। अगर हमारे पास लेंथ में भी कोई चेंज नहीं आया, क्रॉस सेक्शनल एरिया में भी कोई चेंज नहीं आया, तो आपके पास एंड हेंस तो क्या साबित होगा कि रेजिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं आएगा, रेजिस्टेंस भी रिमेन्स कांस्टेंट। तो सवाल में पूछा है कि डू बेंड अफेक्टेड से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, क्या बेंड से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इफेक्ट होगी? तो हमारा जवाब क्या होगा? नो, कभी भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ना तो उसकी लेंथ में कोई चेंज आया बेंड करने से, ना उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज आया, तो फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में कैसे चेंज आएगा? ओके बच्चों, 13.3 ये उसने दो डायग्राम्स दी हुई हैं आपको। आप ऐसे करें, ये जो आपके पास कार्बन रेजिस्टर वाला जो टॉपिक था उसमें टेबल दिया हुआ था वो नोट निकालें, और पहला जो उसने कार्बन रेजिस्टर आपको दिया है, ये कार्बन रेजिस्टर दे दिया है। इस कार्बन रेजिस्टर की जो कलर्स हैं, पहला कलर आपके पास है ब्राउन। पहला कलर कौन सा है? ब्राउन। ब्राउन की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? ब्राउन की न्यूमेरिकल वैल्यू है 1। दूसरा आपके पास कलर है ग्रीन। ग्रीन की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 5। तीसरा आपके पास कलर है रेड। रेड की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 2। और चौथा जो आपके पास बैंड है वो है गोल्ड, और गोल्ड की टॉलरेंस क्या है? +-5%। तो इसकी आपने क्या बतानी है? रेजिस्टेंस बतानी है और टॉलरेंस बतानी है। अगर तो गोल्ड है तो गोल्ड की टॉलरेंस कितनी है? +-5%। और इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? रेजिस्टेंस फार्मूला बताया था, फर्स्ट कलर फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड कलर सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू, थर्ड कलर डेसिमल मल्टीप्लायर 10⁻², और फिर आपके पास ये जो +-5%, ये क्या है? इसकी टॉलरेंस। तो ये आपके पास इसकी रेजिस्टेंस आ गई। ठीक हो गया। एक और उसने कार्बन रेजिस्टर दिया हुआ है, एक और कार्बन रेजिस्टर दिया हुआ है। अब इस कार्बन रेजिस्टर के अंदर जो कलर है, पहला कलर कौन सा है? पहला बैंड है येलो। येलो की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 4। येलो की न्यूमेरिकल वैल्यू है 4। दूसरा आपके पास आ गया व्हाइट। व्हाइट की 9। व्हाइट की न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास 9 आ गई। उसके बाद है ऑरेंज। ऑरेंज की न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास 3 आ गई। और चौथा है आपके पास सिल्वर। सिल्वर की टॉलरेंस क्या होगी? +-10%। तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत आसान, पहला कलर पहली न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा कलर दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू, तीसरा कलर डेसिमल मल्टीप्लायर, और चौथा आपके पास टॉलरेंस। तो ये आपके पास आ गई इस कार्बन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस। इसके बाद हम चलते हैं 13.4 पर। अगला शॉर्ट क्वेश्चन 13.4 देखें। Why does the resistance of conductor rise with temperature? Why does the resistance of conductor rise with temperature? देखिए, ये आपके पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में मौजूद हैं एटम्स। ये एटम्स हैं, और एटम्स के साथ कौन से मौजूद हैं? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। इस कंडक्टर की कोई रेजिस्टेंस है, 0 डिग्री पर कोई रेजिस्टेंस है R0। हमने बताना है कि T डिग्री सेंटीग्रेड किसी टेम्परेचर पर इसकी रेजिस्टेंस क्यों चेंज हो जाती है, टेम्परेचर से इसकी रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। सवाल ये है व्हाई डज, क्यों रेजिस्टेंस बढ़ जाती है टेम्परेचर के बढ़ने से। देखिए, पहले हम कहते हैं एज टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ने से क्या होगा? इन एटम्स, जो एटम्स
अपने एक फिक्स पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं लेटिस के अंदर, तो उन एटम्स का वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ने से इनको थर्मल एनर्जी मिलेगी और उस थर्मल एनर्जी से इनका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड ऑफ एटम्स इन लेटिस इंक्रीज। लेटिस के अंदर एटम्स का वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए पहले जो एटम था, फॉर एग्जांपल ये एटम था, इतना सा वाइब्रेट कर रहा था, अब अगर ये ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू हो गया है तो पहले के मुकाबले में क्या हुआ, इट ऑफर अ बिगर टारगेट। ये क्या बन गया, बड़ा टारगेट बनेगा, टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एटम ऑफर बिगर टारगेट, एटम एक बड़ा टारगेट बन जाएगा। जब एटम बड़ा टारगेट बनेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कुलियन टकराने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ कुलियन इंक्रीज, टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और रेजिस्टेंस होती किस वजह से है, इसी अपोजिशन की वजह से, इसी कुलियन की वजह से। तो एंड में बताएंगे एंड हेंस रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो इस तरह से क्या हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। मतलब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, एटम्स का वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ गया लेटिस के अंदर, उसके बाद एटम ने बड़ा टारगेट बन गया, ऑफर बिगर टारगेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कुलियन बढ़ गई, जिससे क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। इसके बाद 13.4 के बाद अगले शॉर्ट क्वेश्चन पर आते हैं और वो है आपके पास 13.5। What are the difficulties in testing whether filament of light bulb obey Ohm's law? हाँ जी, filament of light bulb, इसका जिक्र हमने Ohm's law में किया था, यहां भी करते हैं। तो फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब को हमने कहा था कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। और वो प्रॉब्लम क्या है और वो डिफिकल्टी क्या है, वो डिफिकल्टी है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। डिफिकल्टी क्या है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि इनिशियली इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से इसको समझते हैं कि शुरू में स्टार्ट में जैसे हमने स्विच ऑन किया तो करंट और वोल्टेज का आपस में डायरेक्ट रिलेशन रहा। वोल्टेज और करंट का आपस में क्या रहा, डायरेक्ट रिलेशन। वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, करंट बढ़ रहा है, दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी स्टार्ट में उसके टेम्परेचर भी कोई असर नहीं पड़ा। तो क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम हम वोल्टेज तो बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट उसी रेशो से नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि उसका उस फिलामेंट ऑफ बल्ब का टेम्परेचर बढ़ गया। तो कंडीशन थी फिजिकल स्टेट रिमेन्स द सेम, टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए, रेजिस्टेंस में कोई चेंज ना आए। अब क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से ये हम सारा पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और ओहम्स लॉ के अंदर ये होता है कि हमारे पास उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस चेंज ना हो, टेम्परेचर चेंज ना हो, फिजिकल स्टेट सेम रहे। तो अगर बच्चों क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी और फिर हम कहेंगे कि फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ। क्यों, क्योंकि वोल्टेज को इंक्रीज करने से करंट उसी रेशो से नहीं बढ़ रहा। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है उस टेम्परेचर का बढ़ जाना। इसके बाद हम आते हैं 13.6 की तरफ। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास 13.6 में वो आपको कह रहा है, इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस ऑफ लोअर और हायर 500 वाट 220 लाइट बल्ब देन इन अ 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब। आपने बताना ये है कि हमारे पास दो बल्ब हैं, दोनों को डिफरेंट पावर्स देते हैं, वोल्टेज दोनों के क्रॉस सेम है। तो बताना है कि रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है, और किसकी कम है। पहले में उसने आपको बताया है कि पावर है हमारे पास 500 वाट और जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट। दूसरा उसने कहा है कि आपके पास पावर जो है
वो है 100 वाट और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है आपके पास 220 वोल्ट। ठीक है, इसको आप P1 V1 का नाम दे दें, इसको आप P2 V2 का नाम दे दें। तो अब आपने ऐसा रिलेशन ढूंढना है जिसमें पावर का वो रिलेशन, जिसमें रेजिस्टेंस है, जिसमें वोल्टेज है, जिसमें पावर है। तो वो रिलेशन हमने पढ़ा था पावर का, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो हमने क्योंकि रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर P हो जाएगा। यहाँ से P1 V1 के लिए जो फाइंड करेंगे वो R1 होगा, वो किसके बराबर होगा, V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1। और यहाँ से हम R2 फाइंड करेंगे, ये क्या होगा आपके पास, V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2। V1 ये आपके पास है 220 स्क्वायर और P1 कितना है आपके पास 500 और इधर आपके पास V2 कितना है 220 स्क्वायर और P2 कितना है, ये आपके पास है 100। इसका कितना आता है आपके पास 96.8। R1 आपके पास आ गया 96.8 ओम और R2 आपके पास आ गया 484 ओम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R2 इज ग्रेटर देन R1। तो वो रेजिस्टर जिसकी पावर कितनी है 100 वाट, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, इस बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा है और 500 वाट वाला जो बल्ब है उसकी पावर क्या है, कम है। तो दो हमें बल्ब दिए थे, हमने बताना था कि किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है किसकी कम है। तो हम कहेंगे कि 500 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस कम है, 100 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस ज्यादा है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 13.7 डिस्क्राइब अ सर्किट which give continuously varying potential। 13.7 ऐसा सर्किट बताना है which give क्या करे, which give continuously varying potential। ऐसा आपने सर्किट बताना है जो एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज हो, और वो हमने पढ़ा था पोटेंशियोमीटर। कौन सा डिवाइस है वो, पोटेंशियोमीटर है। किस तरह से पढ़ा था, हमने कहा था कि आपके पास ये एक पोटेंशियोमीटर है, ठीक हो गया, इधर हम लगाते हैं एक गैल्वानोमीटर और ये स्लाइडिंग कंटैक्ट, ये आपके पास है ए बी। यहाँ पोटेंशियल आपके पास मैक्सिमम 0 होगा, मिनिमम 0। बैटरी का पोटेंशियल अगर E है तो B पर मैक्सिमम पोटेंशियल डिवाइड कितना होगा, E। तो स्लाइडिंग कंटैक्ट को जब हम A से B की तरफ मूव कराएंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा 0 टू E। अगर हम इसको B से A की तरफ लेकर आएंगे पोटेंशियल चेंज होगा E टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने पीछे टॉपिक के अंदर भी पढ़ा कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है which give continuously varying potential। किस तरह से varying potential हासिल कर सकते हैं, इस स्लाइडिंग कंटैक्ट को ए बी के क्रॉस मूव करवा के, स्लाइडिंग कंटैक्ट को ए बी के क्रॉस मूव करवा के हम कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं 13.8 की तरफ। 13.8 आपके पास क्या है, explain why the terminal potential difference of battery decrease when the current drawn from it is increase। देखिए EMF का जो रिलेशन था, EMF का वो E is equal to VT plus IR, ये आप लोगों ने पढ़ा था। ये था आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ओके जी। और ये था आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द बैटरी। ये क्या था, पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द बैटरी ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। potential drop inside the battery due to internal resistance, due to internal resistance, due to internal resistance। तो आपने तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है VT की, तो ये किसके बराबर होगा, E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। इसका मतलब ये हुआ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस वजह से होता है क्योंकि बैटरी के अंदर ही एनर्जी डेसिपेट हो जाती है, एनर्जी डेसिपेट एज अ हीट, एनर्जी डेसिपेट एज हीट, क्योंकि बैटरी के अंदर ही कुछ पोटेंशियल्स ड्रॉप हो रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से।
तो कुछ एनर्जी वहां पर वेस्ट हो रही है उस बैटरी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, उस डाइल्यूट सॉल्यूशन की वजह से, उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की वजह से। तो इस वजह से जब ये करंट इंक्रीज होगा तो ये जो आई आर प्रोडक्ट है ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ेगा तो जब डिफरेंस लेंगे इनका तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास कम हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लास्ट, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। 13.9 इस 13 चैप्टर का आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन 13.9, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट किसलिए इस्तेमाल होता है, यूज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस किस लिए इस्तेमाल होता है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। कब फाइंड कर सकते हैं, एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन क्या थी, बैलेंस कंडीशन क्या थी, जब आपके पास I1 करंट I2 के बराबर हो गया था, गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं हुआ था, गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, जब गैल्वानोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की थी वो थी हमारे पास बैलेंस कंडीशन। जब I1 I2 करंट जो था वो सेम हो गया था तो उस वक्त हमने एक डेरिवेशन की थी, वो था R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। फर्ज कर लेते हैं अगर R1 आपके पास अननोन रजिस्टर है तो R1x किसके बराबर हो जाएगा, R3 ओवर R4, R2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब वो अननोन रेजिस्टेंस कब फाइंड करेंगे, बैलेंस कंडीशन पर। बैलेंस कंडीशन क्या होगा, जब I1 I2 0 होगा, गैल्वानोमीटर में से करंट फ्लो नहीं करेगा, गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, तो तब ये जो आप इक्वेशन ड्राइव करते हैं ये तब इक्वेशन सेटिस्फाई होगी और तभी फिर हम उस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, इसके बाद इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स की तरफ आएंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।